जी लेट्स कम अप टू रिमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। अच्छा, ये क्या है? ये क्रॉनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ठीक है, क्रॉनिक सिस्टमिक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सही है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन। का किस में होता है? ये वुमेन में ज़्यादातर देखा गया है ऑफ द लेट चाइल्ड बियरिंग एज और एसोसिएटेड विद HLA-DR4 जीन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने पीछे कहीं पढ़ा होगा कि मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है MHC, जो कि इनकोड करता है जीन्स को। उनमें से एक जीन होती है HLA-DR4, ये उसको इनकोड करता है। तो इसमें अगर कोई मसला आ जाए तो हमारे पास रिमेटॉइड अर्थराइटिस मिलता है। अब थोड़ी सी डिटेल्ड पैथोजेनेसिस में आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा ये वाली जो जीन होती है ना HLA-DR4, ये 50% ऑफ द लोगों में म्यूटेटेड होती है बाय बर्थ। ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, उन लोगों में ये रिमेटॉइड अर्थराइटिस का रिस्क जो होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट जब इसमें म्यूटेशन आती है ना, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, प्रोटीन सिट्रुलिनेशन होती है। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन सिट्रुलिनेशन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन। सही है, उसको हम लोग कहते हैं रिमेटॉइड अर्थराइटिस। थोड़ा डिटेल्ड में आगे बताती हूँ। ठीक है, एक हमारे पास जीन है HLA-DR4, दूसरी हमारे पास जीन है PTPN22 जीन। ठीक है, ये वाली जीन, इसमें ये वाली जो जीन है ना हमारे पास, ये इनकोड करती है टायरोसिन फॉस्फेटेज को। टायरोसिन फॉस्फेटेज को ये इनकोड करेगी और ये इनहिबिट करेगी T सेल्स को। ऑल राइट, जब ये टायरोसिन फॉस्फेटेज को इनकोड करती है तो ये वाली जो जीन है, जो टायरोसिन फॉस्फेटेज एंजाइम है, ये T सेल्स को इनहिबिट करता है। ऑल राइट, अब क्या होता है कि कुछ जीन्स के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ये जीन म्यूटेटेड होती है। कौन सी वाली? PTPN22 जीन। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, टायरोसिन फॉस्फेटेज इनकोड नहीं होगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, T सेल्स की इनहिबिशन नहीं होगी। तो T सेल्स क्या हो जाएंगे, ओवरली एक्टिव हो जाएंगे और क्या होगा, जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ऑल राइट, अच्छा देखें, ये दो थी इसकी पैथोजेनेसिस, HLA-DR4 जीन और PTPN22 जीन, इन दोनों में मसला आ जाए। सही है। अब इसके क्या है, इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली होती है और हॉलमार्क इसका क्या है, साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस क्या है, आप लोगों को याद होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। एक होता है साइनोवियम, जो इनर लाइनिंग ऑफ द जॉइंट होता है। ऑल राइट, अब इसमें वो साइनोवाइटिस जो होता है, ये इन्फ्लेमेशन होती है साइनोवियम की। ठीक है, और इससे क्या होता है कि एक ना थिक ग्रैनुलर टिश्यू बन जाता है उसकी इन्फ्लेमेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं पैनस, इन्फ्लेम्ड ग्रैनुलर टिश्यू होगा। ठीक है, और ये जो पैनस बनेगा ना, इस पैनस के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी होते हैं, फिब्रोब्लास्ट भी होते हैं, मायोफिब्रोब्लास्ट भी होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसका हॉलमार्क है, किसका, रिमेटॉइड अर्थराइटिस का। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, इट लीड्स टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है तो कार्टिलेज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है और जॉइंट्स की आपस में एनकाइलोसिस हो जाती है, यानी कि फ्यूजन हो जाती है। उसके अलावा जॉइंट्स प्रॉपरली ड्रैग होना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रैगिंग ऑफ द जॉइंट्स। सही है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ इसके जो पैथोजेनेसिस हो गई या इसकी जो कॉजेज़ हो गए, उसमें हमारे पास एक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। ठीक है, कुछ लोगों में क्या होता है, कुछ लोगों के इन्वायरमेंट में ऐसे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। या फिर कुछ लोगों की ऐसी पर्सनल हैबिट्स होती हैं जिसकी वजह से हो सकता है। अब पर्सनल हैबिट्स में क्या क्या आ सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, और एक इम्पॉर्टेंट है कि सिलिका इंडस्ट्रीज़ में जिनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई, थोड़ी मैं अंदर से और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पैथोजेनेसिस देती हूँ। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है, दो तरीक़ों से हो सकता है। या तो क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो नॉर्मल सेल्स पर एक्ट करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग ऑटो एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। या फिर क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोटीन होती है ना बॉडी की, उसमें अगर स्लाइट चेंज, हल्का सा स्लाइट सा चेंज आ जाता है तो उसको बॉडी जो है वो फॉरेन एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देती है। सही है। अब क्या होता है कि नॉर्मली आप लोग रिकॉल करें कि आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 20 अमाइनो एसिड्स टोटल होते हैं जो कि बॉडी में होते हैं, और समटाइम्स क्या क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन हो जाती है उनके अंदर। ठीक है। अब क्या होता है, किस तरह से पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती है कि आर्जिनिन जो होता है वो डी अमाइनेट हो जाता है इनटू द सिट्रुलिन। ये इंपॉर्टेंट है। जब आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि डी अमाइनेट हो जाता है इनटू द सिट्रुलिन, ठीक है,
इस सिट्रुलिन को हम लोग क्या मतलब ये वाला सिट्रुलिन जो है वो फिर बॉडी को लगता है कि ये फॉरेन एंटीजन है। मैंने बताया ना कि अगर स्लाइड सा भी प्रोटीन में चेंज आ जाए तो बॉडी को वो नॉर्मल नहीं लगता, फॉरेन लगता है। तो अगर आर्जिनिन की जगह सिट्रुलिन आ जाए तो फिर बॉडी उसे एज अ फॉरेन एंटीजन समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिट्रुलिनेशन। अच्छा, अब सिट्रुलिनेशन हो गई है, ठीक है। बॉडी को क्या होता है, बॉडी अपना एक्शन स्टार्ट कर देती है, ये मैंने बता दिया। अब ये बात याद रखें कि टी सेल्स भी अपना एक्शन करते हैं और बी सेल्स दोनों अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे सब कुछ हो रहा होता है, स्पेसेस ऑफ द जॉइंट्स में, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ टी सेल का रिस्पॉन्स, जो CD4 हेल्पर टी सेल्स है वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरल्यूकन 1 को एक्टिवेट करते हैं, जो कि बेसिकली इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। वो एक्टिवेट करते हैं रैंक लाइगेंड को। याद है आप लोगों को, ये रैंक एल जो था वो एक्टिवेट कर रहा था ऑस्टियोक्लास्ट, और उससे क्या होता, बोन रिजॉर्प्शन हो रही थी। तो ऑस्टियोपीनिया हमें रिमेटॉइड अर्थराइटिस में मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये एक्टिवेट करता है इंटरल्यूकन 17 को, जो कि एक्टिवेट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को, सही है। और उसके अलावा ये एक्टिवेट करता है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर गैमा को, और ये एक्टिवेट करते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन के सेल्स को और मोनोसाइट्स को। ऑल राइट, अब ये था टी सेल का रिस्पॉन्स। मैंने कहा था टी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं और बी सेल्स भी एक्टिवेट होते हैं। अगर मैं बी सेल्स के रिस्पॉन्स की बात करूं तो बी सेल्स एक ACPA बनाते हैं। ACPA क्या होता है, एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडी, ये बी सेल्स फॉर्म करते हैं। अब ACPA इसको ना डिटेक्ट करने का एक टेस्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज CCP टेस्ट। इसकी फुल फॉर्म है साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड। जब हमने इसकी प्रेजेंस को चेक करना हो तो हम CCP टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखें, कभी कभी ऐसा होता है, इसकी क्या पैथोजेनेसिस है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सम टाइम्स जो IgA और IgM एंटीबॉडीज़ है ना बॉडी की, वो समटाइम्स IgA एंड IgM एंटीबॉडीज़ ऑफ द बॉडी, ये दोनों क्या करती हैं, ये अटैक करती हैं IgG एंटीबॉडी को, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं रिमेटॉइड फैक्टर, सही है। तो ये वाली यहाँ पे बातें थी हमारे पास, सही है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी पर, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में याद रखें, आप लोगों को वैसे अंदाज़ा हो गया होगा इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस मिलेगा, क्यों, मैंने अभी बताया कि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है, टी सेल्स बी सेल्स सारे रिस्पॉन्सेज एक्टिवेट हुए हुए हैं। अच्छा, उसके अलावा स्क्लेरोसिस मिलेगा, फाइब्रोसिस मिलेगा, फिब्रिन टिश्यू मिलेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलेगा, और ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन भी मिलेगी। हाउ, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिवेशन मैंने बताया था कि रैंक एल एक्टिवेट करता है टी सेल्स, ठीक है। उसके अलावा ग्रॉसली अगर मैं मॉर्फोलॉजी में देखूँ तो अर्ली स्टेजेस में क्या होगा, थिकनिंग ऑफ द जॉइंट्स या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन हो जाएंगी, और उसके अलावा हमें डेब्रिस भी मिलेगा। और अगर ग्रॉसली में लेट देखूँ तो जॉइंट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सही है। अच्छा, मैंने आप लोगों को इधर पेनस की जो है वो उसका हॉलमार्क का बताया था कि इसमें क्या है, साइनोविटस और हमें पेनस मिलता है, ठीक है। पेनस इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर में हमें नज़र आएगा, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, साइनोवियल सेल्स मतलब जो होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से। उसमें इन्फ्लेमेटरी डेब्रिस मिलेंगे, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस। आप खुद इमेजिन करें कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही है तो सारे के सारे हमारे पास इसके सेल्स वहाँ पे मिलेंगे। इसकी वेस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड मिलेगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव वेस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेगी, और जो वेसल्स हैं वो डिस्ट्रक्टिव होंगे, और मतलब थिन लीकी वेसल्स बनेंगे, इतने कोई जो न्यू वेसल्स बनेंगे वो एज सच हेल्पफुल नहीं होंगे, ठीक है। थिन लीकी वेसल्स होंगे, फिब्रिन डिपोजिशन मिलेगी। और मैंने पहले भी बताया कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी हमें ज़्यादा मिलती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये पेनस फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये पेनस जब बन जाता है तो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें सारी डिस्ट्रक्शन होगी, और फिर क्या होगा, एनकाइलोसिस और फ्यूजन ऑफ द जॉइंट्स हमें मिलेगा, ऑल राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं दोबारा रिपीट करी हूँ, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में हमें ऑस्टियोपीनिया मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब बस थोड़ा सा रह गया, क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं। इसमें क्या होता है, अर्थराइटिस में मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जो कि एक्टिविटी से ठीक हो जाती है। मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, ये जो हमारे पास ऑस्टियो अर्थराइटिस था उसमें ये जो एक्टिविटी से वर्स हो रही थी, इसमें आप खुद इसमें कॉन्सेप्ट बनाएं कि इन्फ्लेमेशन है बहुत ज़्यादा। तो जब इंसान रात को सो रहा होता है तो क्योंकि फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती तो स्टिफनेस बढ़ जाती है, इसी वजह से मॉर्निंग में स्टिफनेस ज़्यादा होती है। और फिर जब दिन में वो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करता है तो इन्फ्लेमेशन कम होती है और वो फिर इम्प्रूव्स विद द एक्टिविटी, ठीक है। अब क्या है, सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट हमारी इसमें नज़र आती है।
प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर्स में, ठीक है। इस तरह से सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी मिलती है, ये वाली, ठीक है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी हमें मिलेगी और रिस्ट के साथ हमें जो है ना रेडियल डेविएशन मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। उसके अलावा एल्बोज, एंकल्स और नी, ये सब जो है वो करेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट्स हैं वो इसमें स्पेयर्ड होते हैं। जिस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस में था ना, उसमें ये स्पेयर्ड नहीं थे, मतलब उसमें दोनों इन्वॉल्व थे। इसमें सिर्फ प्रॉक्सिमल वाले इन्वॉल्व हैं, डिस्टल नहीं है इन्वॉल्व। उसके अलावा जो जॉइंट स्पेसेस होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। कार्टिलेज जो होता है वो लॉस, मतलब उसका कार्टिलेज का लॉस हो जाता है। और ऑस्टियोपीनिया हमें एक्सरे पर नज़र आता है, ठीक है, जो मैंने बार बार बताया था ये, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी हमें सिस्टमिक साइंस मिलेंगे, फीवर, मैलिएज, वेट लॉस, माइल्जियास, और इसमें हमारे पास रिमेटॉइड नोड्यूल्स मिलते हैं। क्या होता है इसमें? रिमेटॉइड नोड्यूल्स में ये होता है कि सेंट्रल जोन की नेक्रोसिस हुई होती है और पूरा सराउंडेड होता है एपिथेलॉइड हिस्टियोसाइट से, ठीक है, जो कि स्किन और विसरल ऑर्गन्स में अराइज करता है, सही है। फिर आते हैं वेस्कुलाइटिस। मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वेसल्स इस तरह की बनती हैं कि वो एक तो डिस्ट्रक्टिव वेसल्स होती हैं और थिन लीकी सी वेसल्स होती हैं, सही है। फिर इसमें एक और इसकी करेक्टरिस्टिक्स है बेकर सिस्ट। वो क्या होता है? स्वेलिंग होती है, हमें मिलती है बुरसा की बिहाइंड द नी, ठीक है, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हमें इसमें प्लूरल इफ्यूजन्स मिलेंगी, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। अच्छा, अगर मैं लेबॉरेटरी फाइंडिंग्स की बात करूं तो आईजीएम एंटीबॉडी मिलेगी हमें किसके अगेंस्ट? एफसी पोर्शन ऑफ द आईजीजी। मैंने ये पहले बता दिया था कि रिमेटॉइड फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये मार्कर है टिश्यू डैमेज का, ये मार्कर है टिश्यू डैमेज का और डिजीज़ एक्टिविटी का, ठीक है। अब जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और हाई प्रोटीन, मतलब हमारे पास इसमें जब हम साइनोवियल फ्लूइड की, मतलब उसको साइनोवियल फ्लूइड की बायोप्सी वगैरह चेक करेंगे ना इसको, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स और हाई प्रोटीन्स मिलेंगे, सही है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है? अनीमिया ऑफ द क्रॉनिक डिजीज़ मिलता है। अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ क्या होता है कि जब हमारे पास कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है तो सेकेंडरी मतलब कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बनते हैं, ठीक है, जिस तरह हेप्साइडिन। हेप्साइडिन क्या करता है कि ब्लॉक एक्टिविटी करता है, मतलब बॉडी को आयरन यूज़ नहीं करने देता, बिकॉज हेप्साइडिन को लगता है कि कोई बैक्टीरिया आ गया। इसमें सिस्टमिक साइंस थे ना, तो हेप्साइडिन को लगता है कि कोई बैक्टीरिया आया हुआ है, इसी वजह से वो आयरन बॉडी को यूज़ नहीं करने देता। बट इससे ये होता है कि अनीमिया हो जाता है और सेकेंडरी एमाइलोइडोसिस होता है। इसमें भी क्या होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स बनते हैं। और इसमें से वन ऑफ देम इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ कॉल्ड एज SAA। एक SAA प्रोटीन होता है जो लिवर से बनता है। SAA कन्वर्ट होता है AA में और फिर वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो ये है रिमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोलॉजी। अब मैं इसकी मेडिसिन भी पढ़ाती हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।